खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। 19 जुलाई को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। मानसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक 21 जुलाई से 21 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र। यूपी कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर। एनएसजी हब से लेकर लिंक एक्सप्रेसवे तक बड़े फैसले। केजरीवाल का गुजरात में ऐलान। बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी आप, अब कांग्रेस से गठबंधन नहीं। इंडिया अलायंस लोकसभा के लिए था। ईडी दफ्तर पहुंचे सत्येंद्र जैन। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ। ईडी ने पिछले साल जुलाई में इस मामले में की थी छापेमारी। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने की कार्यकर्ताओं के साथ रैली। योगी सरकार पर बोला जुबानी हमला। विकास योजनाओं पर अखिलेश को घेरा। लखनऊ में प्राइमरी स्कूलों को बंद करने के फैसले का विरोध। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य धरने पर बैठे। दारुल सफा के पास पुलिस ने स्वामी प्रसाद को रोका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर गुरुग्राम से है, जहां मानेसर स्थित आईसीएटी परिसर में देश का पहला राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन गुरुवार को भव्य रूप से आरंभ हुआ है। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राव नरवीर सिंह और लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह मंच पर मौजूद रहे। सम्मेलन का विषय संवैधानिक लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका रहा, जिसमें देश भर के राज्यों और देश और केंद्र शासित प्रदेशों के निकाय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि शहरी स्थानीय निकाय लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला है, जहां उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन देश को विकसित भारत 2047 की दिशा में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरियाणा के यमुनानगर से है, जहां अज्ञात कारणों से 29 वर्ष के व्यक्ति की मौत हो गई है। व्यक्ति का नाम रवि बताया जा रहा है, जो प्लम्बर का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। दोपहर को खाना खाने के बाद अचानक रवि की तबीयत खराब हो गई और बेहोशी की हालत में वो नीचे गिर गया। साथी रिंकू ने रवि की तबीयत खराब होने की सूचना उसके पड़ोसी इंद्रजीत को फोन करके दी। रवि को सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस मौके पर पहुंची है तो जांच में पता चला कि मृतक के शरीर पर किसी भी तरह का कोई निशान नहीं पाया गया। जांच अभी जारी है। खबर रेवाड़ी से है, जहां केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भगवानपुर में 200 बेड अस्पताल निर्माण को लेकर चल रहे आंदोलन और डिनर डिप्लोमेसी पर पहली बार खुलकर बयान दिया है। उन्होंने इसे विरोधियों का षड्यंत्र बताया और कहा कि एम्स निर्माण के वक्त भी कुछ लोगों ने क्षेत्र को गुमराह किया। राव ने कहा कि भगवानपुर धरना कांग्रेस विरोधी नेताओं को चुनावी हार की भड़ास निकालने का मौका बन गया है। उन्होंने सरपंच प्रतिनिधि पर कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन करने और फोन रिकॉर्डिंग प्रसारित करने का आरोप लगाते हुए उसे कानूनी अपराध बताया। अगली खबर होशियारपुर से है, जहां टांडा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 अहियापुर में सुबह करीब 5:30 बजे मकान की छत गिरने पर एक ही परिवार के 2 बच्चों सहित 3 की मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। पीड़ित परिवार मूल रूप से बिहार का निवासी था, जो यहां किराए के मकान में रहकर मेहनत मजदूरी का काम कर अपना परिवार का भरण पोषण करता था। बताया गया है कि शंकर यहां रोज की तरह परिवार सहित खा पी कर सोया हुआ था। भोर पहर अचानक छत बैठ जाने से परिवार के मुखिया 40 वर्षीय शंकर, 13 वर्षीय शिवानी व 4 वर्षीय पूजा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक शंकर की 35 वर्षीय पत्नी प्रियंका और 6 वर्षीय बेटी सुनीता व 8 वर्षीय प्रीति गंभीर रूप से घायल है। तीनों घायलों को टांडा के हरवंश, रेखी और सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
अगली खबर का रुख करेंगे अंबिकापुर से। अगली खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से। अहम खबर, बीजेपी पार्षद के बेटे का स्टंट देखने को मिला। स्टंट का वीडियो वायरल हुआ है। फॉर्च्यूनर से मैन पार्ट में किया गया तेज रफ्तार स्टंट। साथियों के साथ स्टंट कर बनाई गई सोशल मीडिया पर रील। आपको बता दें, वीडियो में दिख रहा युवक विजय सोनी का बेटा बताया जा रहा है। स्टंट वीडियो वायरल होने पर प्रशासन पर सवाल उठे हैं। पहले भी अंबिकापुर में वायरल हुए स्टंट का इस तरह के स्टंट के वीडियो। पुलिस ने पहले भी की थी कार्रवाई। खतरनाक ड्राइविंग से सड़क सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जांजगीर से अगली खबर, जहां अक्कलतरा अमरताल धान संग्रहण केंद्र में बड़ी लापरवाही सामने आई है। खुले आसमान के नीचे पड़ा करोड़ों का धान बारिश में भीगा है। बारिश ने प्रशासन की धान सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। रख रखाव पर खर्च होते हैं करोड़ों रुपए, फिर भी हाल बेहाल नजर आए। जिम्मेदार अधिकारी बने मूक दर्शक, नहीं ली गई है कोई शुद्ध। भीगे धान से करोड़ों राजस्व की भारी क्षति हुई। आखिर कौन है लापरवाही का असली जिम्मेदार? प्रशासनिक उदासीनता से किसानों में आक्रोश नजर आ रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर राजनांदगांव से है, जहां राशन दुकानों पर नई पीओएस मशीन उपलब्ध कराया जाना हितग्राहियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना आसान हो गया है। इसलिए मशीनें मिलते ही हितग्राहियों को राशन वितरण करना संभव हो सका। खाद्य अधिकारी अरविंद सोनी ने बताया कि पहले ओटीपी संबंधी समस्या खड़ी होने से राशन वितरण मुश्किल रहता था, लेकिन अब नई मशीन से जिले के 94% यानी 2,36,000 राशन कार्ड धारकों को निर्धारित राशन बांटा जा चुका है। क्या होता है ना, मतलब सचिवालय में भी तो बहुत सारे काम हैं, ऐसा नहीं काम नहीं रहता, लेकिन पब्लिक इंटरेक्शन और आप लोगों से इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा। तो आदमी ये रहता है ना कि मतलब। अगली खबर खैरागढ़ से है, जहां तुरकारी पारा स्थित शासकीय अंग्रेजी माध्यम प्राथमिक शाला क्रमांक 1 में संचालित संकुल कार्यालय के दस्तावेज जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप है कि शासकीय पुस्तकें वहां उपस्थित पंजिका आदि आग से जलाकर नष्ट कर दिया गया। स्थानीय नागरिकों व शिक्षकों ने इस मनमानी पर कड़ी आपत्ति जताई। लोगों ने इसे गंभीर मामला बताते हुए संयुक्त कलेक्टर सुमन राज को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है। संयुक्त कलेक्टर ने ज्ञापन देने वालों को भरोसा दिलाया कि जांच में दोषी पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। भी आपके माध्यम से जो है एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें शासकीय दस्तावेजों को जो है नष्ट किए जाने के संबंध में शिकायत किया गया है, जिसके बारे में जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की जांच कराई जाएगी और उसमें नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर का। मध्य प्रदेश के ढिंडोरी से अगली खबर, जहां बॉर्डर पर दिखे 4 जंगली हाथी। गांव में हाथियों को देखकर दहशत व्याप्त है। बसनिया गांव में अफरा तफरी का माहौल है। खिड़की दरवाजे बंद कर डरे सहमे हैं ग्रामीण। खेतों में जाने से कतरा रहे हैं किसान। रात की गश्त में वन विभाग हर गतिविधि पर निगरानी की जा रही है। हाथियों की हरकतों पर वन विभाग की पैनी नजर है। ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। तो ग्रामीणों को सतर्क रहने की सख्त हिदायत दी गई है। रात में घर से बाहर न निकलने की अपील की गई है। हाथियों के खतरे से अलर्ट किया गया है। सरहदी गांव में दहशत व्याप्त है। तो ढिंडोरी से अहम खबर, बॉर्डर पर दिखे 4 जंगली हाथी, जिससे गांव में दहशत है।
और अगली खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां दायित्व निर्वहन शुरू करने से पहले आज एमपी के नवनियुक्त भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल यहां बाबा महाकाल के शरण में पहुंचे। उन्होंने सद्भाव से माथा टेककर मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर के चांदी द्वार पर आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद भाजपा अध्यक्ष नंदी हॉल पहुंचे और यहां अपने आराध्य आदिदेव महादेव की साधना में लीन होकर बैठे नजर आए। पूजा संपन्न कराने वाले पुजारी आकाश व राघव आदि शामिल रहे। इस दौरान भाजपा के प्रांतीय अध्यक्ष के साथ प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, विधायक अनिल जैन, सतीश मालवीय, प्रदेश उपाध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान, सांसद बाल योगी, उमेश नाथ और नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल भी मौजूद रहे। मुझे हमारे पार्टी के नेतृत्व ने और कार्यकर्ताओं के प्यार से मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ। मैंने शुरुआत महाकाल के दर्शन करके की। बाबा महाकाल की कृपा मुझ पे, हमारे पूरी पार्टी पे और इस समाज पे बनी रहे, ऐसा मैं कामना करता हूँ। सर, नई टीम के साथ काम करेंगे या कोई पुरानी टीम मध्य प्रदेश में दिखाएगी? अब ये आने वाले समय में तय करेंगे। आज तो सिर्फ दर्शन करना। अगली खबर छतरपुर से, जहां मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में गुरुवार सुबह उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब दरबार के पास खड़े श्रद्धालुओं पर टीन सेट अचानक गिर गई। हादसे में सिकंदरपुर जिला बस्ती उत्तर प्रदेश से दर्शन के लिए आए 50 वर्षीय श्यामलाल कौशल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह हादसा बागेश्वर महाराज के जन्मदिन के मौके पर हुआ, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंचे थे। मृतक के दामाद राजेश कौशल के अनुसार श्यामलाल अपने परिवार के साथ सुबह 7:30 बजे दरबार के पास खड़े थे, तभी अचानक टीन सेट भरभरा कर गिर गया। हादसे में घायल लोगों को तुरंत छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि मृतक का पोस्टमार्टम कर 100 परिजनों को सौंप दिया गया है। मनकापुर जिला गोंडा। अच्छा, कब आए थे धाम पर? हम लोग तो कल रात में 10 बजे पहुँचे हैं। रात भर सोए खाए भंडारा, उसके बाद में सुबह 7:30 बजे की घटना हुई। क्या हुआ? पानी बरस रहा था, टीन छाजन जो छाया था वो गिर गया। कितने लोग घायल हुए? हमारे ससुर जी की तो देहांत हो गई और 2-4 लोग कोई अपरिचित, मतलब हम नहीं जानते उनको। ये कहाँ पर थे उस समय पे? जो जहाँ दरबार लगाते हैं, टीन सेट गिरा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से है, जहां लटेरी नगर से यह अहम खबर है। डॉक्टर की लापरवाही से 2 साल के बच्चे की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक बीती रात को लटेरी नगर में संचालित साई क्लिनिक के डॉक्टर संतोष साहू द्वारा बच्चे का उपचार किया गया था, जिसकी देर रात मौत हो गई। गुरुवार को बच्चे के परिजनों सहित अन्य लोगों ने डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर प्रदर्शन किया और मौके पर जुटी भीड़ को देखकर एसडीएम, तहसीलदार और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात किया गया। पुलिस आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर ले जा रही थी। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की और डॉक्टर के क्लिनिक पर पथराव किया। अगली खबर दुमका से है, जहां बंद पड़ी आरा मिलों को फिर से शुरू कराने और वन विभाग की सख्त कार्रवाई से आहत विश्वकर्मा समाज के लोगों ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष गंगाधर शर्मा के नेतृत्व में समाज के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और नगर भ्रमण करते हुए समाहरणालय पहुंचकर उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रैली कुमारपाड़ा स्थित विश्वकर्मा समाज कार्यालय से शुरू हुई, जिसे जिला परिषद उपाध्यक्ष सुधीर मंडल और समाज के संरक्षक शिव प्रसाद शर्मा ने हरी झंडी दिखाई। विश्वकर्मा समाज दुमका जिला के अध्यक्ष के नेतृत्व में 5000 की संख्या में हम लोग सच्चाई, न्याय और बरकरार न्याय मानने के लिए उपायुक्त महोदय के छत के नीचे हैं। और सच्चाई में हम जैसे गरीब को अगर रात्रि भूखे रहते हैं तो हमारी कटोरे में, हमारी थाली में अनाज कहाँ से मिलेगा? लकड़ी काटने का जो है अनुमति नहीं मिलता। आप बताइए, विकास के नाम पे, सड़क चौड़ीकरण के नाम पे लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं, क्या किसी के ऊपर कोई केस होता है क्या? अगर हम लोग रोजी रोटी अपना चलाने के लिए अगर एक पेड़ काट दें
तो इतना केस हो जाएगा कि हम लोग भीतर में ही सड़ जाएंगे। है हम लोगों को, लेकिन मुख्य रूप से मांग ये है कि जिस प्रकार बढ़ईगिरी का रोजगार बंद होता जा रहा है, जिस प्रकार मिल बंद हो गए हैं, तो ये जल्द से जल्द खोला जाए ताकि हमारे जो समाज के भाई लोग हैं, हमारे समाज के जो लोग हैं, उनका रोजी रोटी चल सके। सबसे बड़ी बात है कि ये विश्वकर्मा समाज जो है ये लकड़ी के कारोबार करते हैं, और लकड़ी के कारोबार करते हैं इसका मेन उद्देश्य है कि काम करेंगे तो मेरा बाल बच्चा चलेगा, मेरा बच्चा पढ़े लिखेंगे, हमारा रोजी रोटी सवाल है। और इसमें ये हुआ कि जब हमारा दुमका जिला में क्रेशर बंद था, वो क्रेशर चालू हो सकता है, लेकिन लकड़ी मिल जो बंद है वो चालू नहीं होगा। खबर गोड्डा से है, जहां एनटीपीसी कहल गांव के लिए कोयला ढोने वाली रेलवे लाइन से रोज दर्जनों मालगाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन इस रूट का बिरनिया गेट संख्या 10 बदहाली का शिकार है। कहने के लिए गेटमैन को मौसम की मार से बचाने को कक्ष का निर्माण है, लेकिन जर्जर हो चले कमरे की मरम्मत नहीं कराई जा रही है। यही नहीं, गेटमैन कक्ष के टूटे दरवाजे खिड़कियां भी नहीं बदलवाए जा रहे हैं। हद की बात यह है कि संचार क्रांति के इस युग में भी गेट का टेलीफोन बीते कई वर्षों से काम नहीं कर रहा है। सुनसान स्थान पर बने रेलवे गेट के आसपास बारिश के दिनों में अक्सर जहरीले सांप भी निकलते रहते हैं, जिससे ड्यूटी के दौरान जान संकट में बनी रहती है। खबर हंडवारा से है, जहां महागामा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर टोटो वाहन से 3.05 किलोग्राम गांजा बरामद किया। पकड़ा गया गांजे को एक प्लास्टिक की बोरी में छिपाकर तस्करी कर बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था। आरोपियों के कब्जे से मिले 3 मोबाइल फोन और बिना नंबर का टोटो वाहन भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हंसडीहा दुमका मुख्य मार्ग पर थाना क्षेत्र के कुमारा हाट रेलवे हाल्ट के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकराया। हादसे में ट्रक चालक घायल हो गया, जबकि भीषण टक्कर में वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बताया गया कि सरिया लादकर ट्रक दुर्गापुर से गुवाहाटी जा रहा था। इस दौरान कुरमा हाट के समीप ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराया। घटना की सूचना मिलते ही हंसडीहा थाना प्रभारी प्रकाश सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को बाहर निकालने की जुगाड़ में लगे। इस दौरान सड़क पर गिरे पेड़ की डाली भी काटी गई और वाहनों की आवाजाही को सुचारू किया। अगली खबर शेखपुरा से है, जहां आपको बता दें एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने मानवीयता की मिसाल पेश की है। कसार थाने का निरीक्षण कर लौटते समय सड़क पर पड़े 4 घायलों को देखकर उन्होंने बिना समय बिताए न सिर्फ अपनी गाड़ी रुकवाई, बल्कि अपनी ही सरकारी गाड़ी से घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाकर इलाज मुहैया कराया। बताया गया कि कसार थाना क्षेत्र में 2 ई-रिक्शा आमने सामने टकरा गए थे, जिसमें महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसी बीच मौके पर एसपी की गाड़ी पहुंच गई, जिससे घायलों को तुरंत इलाज मुहैया कराया गया। ये तस्वीरें देखकर मौके पर मौजूद लोगों ने एसपी की सराहना की। कसार थाने लौटने के क्रम में 2 ऑटो आपस में टकरा गया था, जिसमें कि करीब 4 से 5 लोग जख्मी हो गए थे। तो जब मैं रास्ते में आ रहा था तो देखा कि जख्मी गिर करके छटपटा रहे थे लोग, तो उन्हें जो है इमीडिएट जो है मेरे द्वारा अपनी गाड़ी से उन्हें इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल भेजा गया और तत्कालीन स्थानीय थाना को सूचित किया गया कि आगे की कार्रवाई वो करें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार के सहरसा में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत मद्य निषेध विभाग को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर रहुआ मणि बरियारी सड़क मार्ग पर एक बंद पिकअप वैन को जब जांच के लिए रोका गया तो डाक विभाग की पार्सल वैन जैसी दिखने वाली गाड़ी से लाखों की कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद की गई। मौके पर पहुंचे अधिकारियों को गाड़ी में कुछ संदिग्धता लगी। जब चालक से पूछताछ की गई तो गाड़ी का ताला खुलवाया गया तो वाहन के अंदर सैकड़ों कार्टन में पैक कोडीन युक्त प्रतिबंधित कफ सिरप पाया गया। गिनती करने पर कुल 4200 बोतलें बरामद की गई, जिनकी बाजार में कीमत करीब 10 लाख रुपए
आंकी गई। आश्चर्य की बात यह रही कि गाड़ी पर डाक विभाग पार्सल वैन लिखा हुआ था, लेकिन उसमें कोई डाक या वैध पार्सल नहीं था, सिर्फ प्रतिबंधित दवा की तस्करी हो रही थी। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान सौरभ कुमार उर्फ राजा पिता संजीव कुमार के रूप में हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग सहरसा की टीम के द्वारा मनगांव थाना अंतर्गत रहुआ मनी इलाके में एक डाक पार्सल जो प्राइवेट डाक पार्सल है उससे भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडेनिल कफ सिरप बरामद किया गया है। कुल 4200 बोतल कोडेनिल कफ सिरप है जो डाक पार्सल से जब्त किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, जहां सीएम योगी ने IMLC की लॉन्चिंग की है। अपने सरकारी आवास से IMLC की लॉन्चिंग की है मुख्यमंत्री ने। यह अहम खबर आपको राजधानी लखनऊ से दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 27 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एवं लॉजिस्टिक क्लस्टर की लॉन्चिंग मुख्यमंत्री ने की है। मंत्री नंदगोपाल गुप्ता, मंत्री जसवंत सैनी भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह भी मौजूद रहे। इसके अलावा प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार भी मौजूद रहे। औद्योगिक विकास और यूपीडा के अन्य अफसर भी उपस्थित रहे। IMLC की लॉन्चिंग पर सीएम योगी ने बयान दिया। उन्होंने कहा, यूपी में लगातार एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है। डबल इंजन की सरकार यूपी को बीमारू राज से उबार रही है। औद्योगिक विकास को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। ये 27 क्लस्टर उद्योग क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने यह बात कही। एक्सप्रेस वे के किनारे 10,000 एकड़ जमीन एक्वायर की गई है। पहले एक्सप्रेस वे के किनारे की जमीन का फायदा दूसरे लेते थे। हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रही है। अब एक्सप्रेस वे के किनारे उद्योग को गति मिलेगी। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। एलडीए ने पारा में चलाया अभियान। 15 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही है 2 अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। शहर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। तो 15 बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर यह अहम कार्रवाई हुई। शहर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। तो एलडीए ने पारा में चलाया अभियान। 15 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 2 अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां राम की कंपनी को मुख्य मार्गों की सफाई का जिम्मा दिया गया है। पार्षदों के विरोध के बाद भी करेगी ये मुख्य मार्गों की सफाई। पार्षदों ने इसका विरोध किया था। 800 किलोमीटर से अधिक सड़कों की सफाई का जिम्मा मिला है। 77 वार्डों में कंपनी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करेगी। 77 वार्डों में कंपनी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कर रही थी। अब 77 वार्डों में मुख्य मार्गों की भी सफाई का काम देखेगी। कंपनी के हाथ काम आने से कार्यदायी संस्थान के कर्मचारी हटे। कंपनी पर डोर टू डोर कलेक्शन में लापरवाही के आरोप लगे। आरोप के चलते कंपनी का पार्षद लगातार विरोध कर रहे हैं। कई बार सफाई का काम देकर रामकी से वापस लिया गया। तो कई बार सफाई का काम देकर रामकी से काम वापस लिया गया था और अब रामकी कंपनी को मुख्य मार्गों की सफाई का जिम्मा दिया गया है। पार्षदों ने इसका विरोध किया है। और अगली खबर लखनऊ से, जहां 50,000 का इनामी मनीष गिरफ्तार हुआ है। बांदा से गैंगस्टर एक्ट में था वांछित शराब, अवैध मादक पदार्थ की तस्करी गैंग का सदस्य। एसटीएफ ने हरियाणा से गिरफ्तारी की है। शराब, अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के गैंग का सदस्य है ये मनीष। एसटीएफ ने हरियाणा से गिरफ्तारी की है। 50,000 का इनामी मनीष गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ से खबर।
तो फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ से अगली खबर, जहां कुत्ते ने 7 दिन के नवजात को नोच डाला, सिर पर नोच कर हमले किए, लहूलुहान किया है। मां की नजर पड़ी तो चीखते हुए भागी। प्रयागराज में इलाज के दौरान नवजात की मौत हो गई। घटना से नवजात की मां का हाल बेहाल है। और आपको बता दें, दोपहर में मच्छरदानी में सोते समय ये घटना हुई है। आसपुर देवसरा थाना के केवटली गांव का यह पूरा मामला है। प्रयागराज में इलाज के दौरान नवजात की मौत हुई है। घटना से नवजात की मां का हाल बेहाल है। आसपुर देवसरा थाना के केवटली गांव का यह पूरा मामला है। तो प्रतापगढ़ से अहम खबर, कुत्ते ने 7 दिन के नवजात को नोच डाला। मां की नजर पड़ी तो चीखते हुए भागी वो। और अगली खबर शाहजहांपुर से, कक्षा 10 के छात्र की गोली मारकर हत्या की गई है। कोतवाली पुआया में कक्षा 10 के छात्र अपूर्व की हत्या की गई है। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। परिजन बदहवास नजर आ रहे हैं। हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। शाहजहांपुर से अहम खबर, कक्षा 10 के छात्र की गोली मारकर हत्या की गई है। कोतवाली पुआया में कक्षा 10 के छात्र अपूर्व की हत्या की गई। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। परिजन बदहवास है। हत्या के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखीमपुर से अगली खबर, जहां 108 एम्बुलेंस टैक्सी की तर्ज पर कर रही काम। लखीमपुर के पलिया में निजी अस्पतालों में टैक्सी वाली सेवा अस्पताल से मरीजों को एम्बुलेंस से घर छोड़ा जा रहा है। एम्बुलेंस ड्राइवर ईएमटी मिलकर सरकार को लगा रहे चूना। लखीमपुर से अहम खबर, 108 एम्बुलेंस टैक्सी की तर्ज पर कर रही है काम। लखीमपुर के पलिया में निजी अस्पतालों में टैक्सी वाली सेवा अस्पताल से मरीजों को एम्बुलेंस से घर छोड़ा जा रहा है। एम्बुलेंस ड्राइवर और ईएमटी मिलकर सरकार को लगा रहे चूना। और अगली खबर कानपुर से, जहां बिजली विभाग की लापरवाही से हादसा हुआ है। करंट की चपेट में आने से 4 लोग झुलसे हैं। एक ही परिवार के 4 लोग हादसे के शिकार हुए हैं। घायलों में पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत हुई है। घर खाली करते समय यह हादसा हुआ। गुजैनी थाना क्षेत्र के बर्रा 8 इलाके की घटना है। तो इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत हुई है। गुजैनी थाना क्षेत्र के बर्रा 8 इलाके की यह घटना है। तो बिजली विभाग की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। कानपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। घर खाली करते समय यह हादसा हुआ है। करंट की चपेट में आने से 4 लोग झुलसे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार की बड़ी प्लानिंग चल रही है और इसके तहत मिडिल क्लास व कम इनकम वाले लोगों को राहत मिल सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही जीएसटी में बड़ी राहत दी जा सकती है। केंद्र सरकार जीएसटी रेट्स में कटौती कर सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि मोदी सरकार जीएसटी स्लैब बदलने पर गंभीरता से विचार कर रही है और 12% का जीएसटी स्लैब अब 5% में आ सकता है।
केंद्र सरकार की मंशा है कि 12% की जगह 5% से के स्लैब कर जनता को राहत दिया जाए। सरकार की ओर से जीएसटी पर ऐसे सामानों पर राहत मिल सकती है जो खासतौर पर मिडिल और कम इनकम वाले घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं और 12% के जीएसटी स्लैब के अंतर्गत आते हैं। सरकार अब विचार कर रही है कि ऐसे अधिकांश सामानों को 5% के टैक्स स्लैब में ट्रांसफ़र किया जा सकता है या फिर इन पर लगने वाला 12% का स्लैब ही समाप्त किया जा सकता है। यूपी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि यह केंद्र सरकार का मामला है, इस पर जो निर्णय लिया जाएगा वो जनहित में ही होगा। हाँ, 2 प्रस्ताव हमारे विभाग के थे। एक प्रस्ताव क्रय अनिवार्यता का था जो लगातार 3 साल के लिए बढ़ाया गया। इससे हमारी जो भी संस्थाएं हैं, खादी है, यूपिका है, हथकरघा है और प्रदेश के जो बुनकर हैं अपने उत्पाद को जो बनाते हैं उनको अनिवार्य तरीके से सरकारी संस्थाएं पहले खरीदेंगी। ये क्रय अनिवार्यता का जियो शासन ने 3 साल के लिए बढ़ाया जो 2028 तक रहेगा। एक और हमारे यहाँ थोड़ी सी विषमता थी, पूर्व सैनिकों को काफ़ी परेशानी होती थी। जेम पोर्टल के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से उनको नौकरी मिलती थी, उनको भी हम लोगों ने इतर कर दिया। आउटसोर्सिंग की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम है। जीएसटी काउंसिल में समय समय पर संशोधन होते रहते हैं और कुछ नियम विड्रॉ होते हैं, कुछ जोड़ दिए जाते हैं। तो ये जीएसटी काउंसिल एक अपने आप में ऑटोनोमस संस्था है, वो भी देश हित में, कर हित में, उपभोक्ता के हित में निर्णय लेगी। वो कोई चुनावी स्टंट नहीं है, ऐसा हमेशा संशोधन होते रहे। देखिए, ये बहुत दिनों से व्यापारी बंधुओं की मांग रही है कि जीएसटी भारत सरकार ज़्यादा वसूल रही है। अगर भारत सरकार इस तरह का कोई विचार करती है और संशोधन करती है तो यकीनन व्यापारियों को फ़ायदा होगा। लेकिन भारत सरकार को ये देखना चाहिए कि आटा, दाल, दूध, दही इन सब पे भी जीएसटी है। इन्हें कम से कम जो रोज़मर्रा की खाद्य वस्तुएं हैं उन्हें जीएसटी से फ्री किया जाना चाहिए और जो कृषि उपकरण हैं, कृषि यंत्र हैं, उन्हें जीएसटी से फ्री किया जाना चाहिए। जीएसटी को अधिक से अधिक सरल बनाया जाना चाहिए ताकि लोग व्यापार कर सकें और व्यापारी वर्ग समृद्ध हो सके। देखिए, ये बात विपक्ष की नहीं है, ये स्वाभाविक बात है कि कोई भी सरकार होती है वो चुनावी रणनीति के तहत जब चुनाव नज़दीक होते हैं, चाहे वो सेंटर का चुनाव हो, केंद्र का हो या कुछ राज्यों का चुनाव हो, अपनी चुनावी रणनीति में कुछ ना कुछ जनता के हित में कोई ऐसे फैसले करती है कि जनता प्रभावित हो और उसको वोट दे। एक बड़ी मिसाल है, दिल्ली का चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण था भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां आम आदमी की सरकार लगातार अरविंद केजरीवाल जीत रहे थे। उसमें एक बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी ने शायद इसलिए भी पाई क्योंकि उन्होंने टैक्स स्लैब आम इंसान के लिए, मिडिल क्लास के लिए बहुत कम कर दिया। जीएसटी स्लैब में कटौती की जो बात चल रही है, हालांकि अभी इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। सूत्रों के हवाले से पता चल रही है कि केंद्र सरकार ऐसा निर्णय करने जा रही है। बहरहाल विपक्ष भले कह रहा हो कि ये राजनीतिक स्टंट हो, लेकिन अगर राजनीतिक स्टंट भी है तो इसका फ़ायदा जनता और व्यापारी को है, क्योंकि जीएसटी के लिए जो जनता हाय तौबा मचाती है, अगर उसमें कटौती होती है और वो भी उन वस्तुओं में जिसमें जो लोग हैं वो रोज़मर्रा अपने ज़िंदगी में शामिल की हुए वस्तु को अगर उसमें कटौती होती है तो सीधा फ़ायदा होगा। हो सकता है कि सरकार चुनावी स्टंट के ही तहत कर रही है, लेकिन अगर कटौती होती है तो जनहित के लिए ही है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य तिवारी के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज़, लखनऊ। अगली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल बनाकर सरकार को करोड़ों का चूना लगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। यूपी एसटीएफ ने इस हाई प्रोफाइल जीएसटी घोटाले में शामिल गिरोह के 5 आरोपियों को बेंगलुरु, कर्नाटक से गिरफ्तार किया है। 13 मोबाइल प्रिंटर, अलग अलग कंपनियों की बड़ी संख्या में रबर मोहर और बिल बुक, नंबरिंग मशीन, कई कंपनियों के चेक बुक और तीन चार पहिया
वाहन बरामद किए गए। आरोपियों के नाम रतन राम, ओम प्रकाश, हनुमान राम, बुधराम और संतोष है। अगली खबर नोएडा से, जहां नोएडा विकास प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक विनोद कुमार के खिलाफ लोकायुक्त में गंभीर शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए गए, जिसके बाद लोकायुक्त ने विनोद कुमार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सूत्रों के मुताबिक विनोद कुमार के पास लखनऊ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा सहित कई शहरों में बेहिसाब संपत्तियां होने की शिकायत की गई है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि समयावधि पूरी होने के बावजूद विनोद कुमार अब तक नोएडा प्राधिकरण में वित्तीय नियंत्रक के पद पर बने हुए हैं, जो नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है। लोकायुक्त ने अब इस मामले में प्राथमिक जांच शुरू कर दी है और जल्द ही संबंधित दस्तावेजों की जांच व संपत्तियों का ब्यौरा तलब किया जा सकता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां योगी कैबिनेट की गुरुवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक में उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि अब उत्तर प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन केवल साक्षात्कार के आधार पर नहीं, बल्कि लिखित परीक्षा, सब्जेक्टिव टाइप व इंटरव्यू के ज्वाइंट नंबर के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा समूह का सेवा तृतीय संशोधन नियमावली 2025 को प्रख्यापित किए जाने को मंजूरी दी गई है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि वर्तमान में सहायक आचार्य पद पर चयन की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा समूह का सेवा नियमावली 1985 के नियम 15(3) के अंतर्गत केवल साक्षात्कार के माध्यम से ही की जाती थी। लखनऊ में नारी सुरक्षा व स्वावलंबन को समर्पित कला महाकुंभ का शुभारंभ हुआ है। आपको बता दें, बृहस्पति वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष अद्वितीय गुणनायक ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि 23 दिनों तक आयोजित हो रहे कला महाकुंभ में नारी सुरक्षा स्वावलंबन के साथ विभिन्न महिलाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन का मंच सजेगा। ये कार्यक्रम राजधानी लखनऊ के विशाल स्मृति उपवन में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम 26 सितंबर से 18 अक्टूबर तक चलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद दिनेश चंद्र दुबे ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि कला महाकुंभ के दौरान महिला कवियों की प्रतिभागिता वाली काव्य गोष्ठी, महिला साहित्यकारों के अवदान व चर्चा, उनका सम्मान भी होगा। जगह दूंगा जहाँ पर वो सब एकत्र हों, अपनी जो उनकी कला है उसको उभार सके, उकेर सकें, दूसरों के सामने प्रदर्शित कर सकें। तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे हम लोग अपनी सेवानिवृत्ति के बाद यहाँ पर आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग भी यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। केवल महिलाओं के लिए है। कला कुंभ का हम सोच रहे, जो कि महाकुंभ का बाद अब देखिए कला कुंभ, और देश के लिए बहुत जरूरी है। जो प्रधानमंत्री जी और मोदी जी बार बार बोलते हैं मिशन शक्ति, जो नारी शक्ति को डेवलप करना। और ज़्यादातर कलाकार मैंने गांव में देखा वो लेडीज ही होते हैं, तो उनका साथ काम करना, उनको एकाठी करना, उनका साथ खाना खाना, उनका साथ गाना गाना, उनका साथ पेंटी करना, उनका साथ डांस करना, और उनका बातचीत सुनना, उनको प्लेटफॉर्म देना, उनको प्राइज देना, ये बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस जे मुख्य परीक्षा 2022 से जुड़ी जांच रिपोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सील बंद लिफाफे और सूटकेस में प्रस्तुत की गई। ये मामला उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी और मूल्यांकन में अनियमितताओं से जुड़ा है। 9 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी, जिसमें न्यायालय के समक्ष जांच रिपोर्ट खोले जाने की पूरी संभावना है।
हमीरपुर के कुरारा विकासखंड के डामर गांव में उचित दर की दुकान एवं जन सुविधा केंद्र के नाम पर हो रहे नवनिर्माण कार्य पूरा होने से पहले क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दीवारें टूटने लगी। वहीं ऐसा ही कुछ रिठारी ग्राम पंचायत में देखने को मिला, जहां खड़ंजा व नाली निर्माण कार्य किया जा रहा था, जो जगदीश अहिरवार के घर से भागीरथ के घर तक किया जाना था, जो उसमें भी जमकर भ्रष्टाचार किया गया। रिठारी ग्राम निवासी भागीरथ ने बताया कि नाली की पट्टियां बनाने के उनसे सरिया मांगी गई और खड़ंजा व नाली निर्माण कार्य घटिया तरीके से किया जा रहा है। दोनों ही गांव में फर्जी तरीके से पोर्टल पर मजदूरों की फोटो अपलोड की जा रही है, जबकि दोनों गांव में ग्रामीणों ने बताया कि हकीकत में दोनों ही जगह कोई कार्य वर्तमान समय में नहीं चल रहा है। फर्जी तरीके से मजदूरों की NMMS के पोर्टल पर तस्वीरें अपलोड कर दी जाती हैं और बाद में इन्हीं फोटो को दिखाकर भुगतान कर लिया जाता है। हाँ, बहुत दिन से काम ठप है और नंबर घटिया गुम्मा लगा है, 12 का मसाला लगा ना, कोई काम नहीं चल रहा वहाँ। काफी दिन से काम बंद है। अभी तो नहीं, कोशिश में एक ईंट और दोबारा लगनी चाहिए। तो ये हाँ, आधा अधूरा निर्माण है। ये खरंजा उखाड़ के इसी में लगाया गया है। कब बन के तैयार हुआ? ये अभी 2-3 दिन पहले बन के तैयार हुआ है। आज यहाँ किसी तरह का कोई कार्य चल रहा है? नहीं, कोई नहीं चल रहा है कार्य। नहीं, अभी है कोई नहीं मजदूर आए। जगह जगह इसमें सीमेंट भी टूटने लगा है। तो ये बारिश की वजह से ऐसे हल्का सीमेंट लगा दिया और तुरंत बारिश हुई है तो टूट गया। नहीं, हम खुश नहीं है सर। क्या कमी है? ये कमी यही है कि ना तो प्लास्टर हुआ ना कुछ हुआ, ऐसे बना दिया गया, जबकि यहाँ पर एक ईंटा लगना चाहिए, दीवार में पानी पहुँच रहा है। कितने दिन हो गए इस काम को पूरा हुए? 3-4 दिन हो गए पूरा हुए। जो नहीं, कोई नहीं है। ये जो पीछे पट्टियां डली हुई है, इसका नए पुराने हैं, इसी के यहीं पर जो पुराना पड़ा हुआ था उसी को निकाल करके लगाए गए हैं। मात्र 3000 ईंटा उधर लगाए गए हैं। कहाँ खुश है? पुराने गुम्मा वही उखाड़ के लगा दी, एक ठिलिया माटी डराई है, पानी घर में बिड़ता है, कहूँ ईंटा लगे हैं, कहूँ मसाला बिछा दी। नाली भी सही से नहीं बनाई। देखी कैसी नाली बनी है, पानी लगे नहीं निकलता। यहाँ कोई पानी हमारे पनारा का नहीं निकालने देता। कितने दिन हो गए इस काम को? अब वहीं भे 4-5 दिन। आज कोई काम चल रहा है? ना, यहाँ तो कुछ नहीं चला। मैंने तत्काल वो वीडियो, वो मैसेज मैंने खंड विकास अधिकारी कुरारा को तत्काल वापस किया और उसको मैंने उनको बोला कि तत्काल जांच करके आज ही रिपोर्ट मैंने मंगवाने के लिए कि वहाँ पे स्वयं मौके पे जाइए, जो भी चीजें हैं उसको हमको रिपोर्ट प्रस्तुत करिए। और एक रिठारी ग्राम पंचायत में आप खड़ंजा की बात की जा रही है, उसकी भी हमने उनको भेज दिया है, उसकी भी जांच आज शाम तक हमको मिल। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। जनपद बहराइच से अहम खबर है, जहां सुजौली थाना क्षेत्र में लगातार मासूम बच्चियों के गायब होने की घटनाएं घटित हो रही हैं। बीती रात रामपुरवा ग्राम पंचायत के पकड़िया पुरवा गांव में मां के साथ सो रही 6 साल की मासूम बच्ची गायब हो गई, जिसकी तलाश में परिजन और पुलिस जुटे हुए हैं। पूरा मामला सुजौली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामपुरवा के पकड़िया पुरवा गांव का है, जहां 6 वर्षीय मासूम बच्ची अपनी मां और भाई के साथ चारपाई पर मच्छरदानी के अंदर सो रहे थे। देर रात जब अचानक मां की आंख खुली तो देखा कि उसकी मासूम बिटिया गायब है, जिसकी तलाश में तुरंत बालिका के पिता और गांव के लोग लग गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई, लेकिन बालिका का पता नहीं चल पाया, जबकि बालिका की तलाश में परिजन और पुलिस सर्विलांस की टीम खाक छान रही है। ग्रामीणों के मुताबिक इससे पहले भी क्षेत्र में पिछले 2 महीने में कुछ घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें बालिका गायब होने के कुछ घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें गायब होने के पश्चात कुछ ही घंटे बाद वापस मिल जाते थे, लेकिन उनके शरीर और चेहरे पर चोट के निशान भी स्पष्ट रूप से दिखते हैं। क्षेत्र में लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीण दहशत में हैं। ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि विनोद कुमार ने बताया कि देर रात घर के अंदर से बालिका के गायब होने की सूचना मिली है। उनके द्वारा मौके पर पहुंचकर पुलिस और राजस्व विभाग को सूचित किया गया और बालिका को ढूंढने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक बालिका का पता नहीं चल पाया। बालिका के गायब होने की सूचना पाकर मौके पर थाना प्रभारी पंकज कुमार सिंह पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। सर्विलांस की टीम मौके पर पहुंची, जायजा लिया गया। पुलिस मामले की फिलहाल जाँच कर रही है, लेकिन अभी तक मासूम 6 वर्षीय बच्ची का पता नहीं चल पाया।
कहाँ रहती हैं? पकड़ियापुरा। ये कहाँ पड़ता है? रामपुरा मटेरी। अच्छा, क्या हुआ है रात में बताइए? रात में हम सो ही गए हैं ना, तब जाग गए 3:30 बजे। 3:30 बजे देखे तब बिटिया हमारा नहीं रहा है। अच्छा, तो साथ में लेटी थी आपके? हाँ, साथ में हमारे साथ में रहा, भैया रहा, हमरा बिट्टी रहा हमारा। क्या नाम था बिटिया का? सानिया। कितनी उम्र है? बिट्टी के हम 5 साल के रहा। अच्छा, तो कुछ निशान उशान कोई चीज मिले किसी के आने जाने के, जानवर हो या? मोहरम बंद रहा तो टटिया गिरी पड़ी रहा। अच्छा, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया की थाना दिव्यापुर पुलिस ने एनटीपीसी सोलर प्लांट से तांबे की केबल चोरी करने वाले 4 सातिर चोरों और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। चोर प्लांट की बाउंड्री काटकर रात के अंधेरे में तार काटते थे और चोरी किया गया तांबा फफूंद के कबाड़ी को बेचते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 38 किलो तांबा, 150 मीटर वायर और चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद किए हैं। इस कार्रवाई से 4 अलग अलग मुकदमों का सफल अनावरण हुआ है। एडीजी, डीआईजी, एसपी और एएसपी के निर्देशन में पुलिस ने एक ठोस योजना बनाकर कार्रवाई को अंजाम दिया। मुखबिर की सूचना पर वसुंधरा बम्बा के पास घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से चोरी की बढ़ती घटनाओं पर कड़ा प्रहार माना जा रहा है। अगली खबर अयोध्या से है, जहां राम मंदिर आंदोलन की फायर ब्रांड नेत्री साध्वी रितंभरा पहुंची। रामलला राम दरबार व कुबेर टीले का उन्होंने दर्शन किया। दर्शन के बाद श्री राम मंदिर से साध्वी रितंभरा ने कहा कि राम परम शांति और सुख के धाम है। जीवन में कभी भी पराजित न होने की ऊर्जा उनका दर्शन प्राप्त करने से होती है। श्री राम दरबार बेहद अद्भुत है, जहां माता जानकी के साथ प्रभु दिव्य दर्शन दे रहे हैं। प्रभु श्री राम जानकी सहित जब दर्शन देते हैं तो भाव में साम्राज्य आपको बता दें भर देते हैं। अयोध्या की भूमि से श्री राम जन्मभूमि से सभी को बहुत आशीर्वाद है। मंगलमय श्री राम जन्मभूमि पर राम लला का दर्शन करने आई हूँ। सनातन की ध्वजा अनंत काल तक फहराती रहे, यही कामना है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जालौन से है, जहां कोंच कोतवाली क्षेत्र के जयप्रकाश नगर में युवकों की प्रताड़ना से त्रस्त होकर युवती ने छत से कूदकर आत्महत्या की कोशिश की। गंभीर रूप से घायल किशोरी का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। युवती द्वारा आत्महत्या करने के प्रयास का मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है। जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। दिनांक 1/7/2025 को एक 17 साल की युवती द्वारा छत से कूदकर घायल होने की सूचना पर कोतवाली कोंच पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना में नामित 2 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभियोग की विवेचना गंभीरता से की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कौशाम्बी जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक विधवा महिला के साथ खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है। मामला मझनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां दबंग भूमाफियाओं के परिवार के लोग महिला को जबरन उठाकर ले जाते नजर आ रहे हैं। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है और ये अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। कौशाम्बी जिले के मझनपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहाँ एक गरीब विधवा महिला अपने पैतृक जमीन पर जब निर्माण रुकवाने पहुंची तो भूमाफियाओं के दबंग भाइयों ने उसे सरेआम उठा लिया। वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला चीखती चिल्लाती नजर आ रही है, लेकिन दबंगों ने उसकी एक ना सुनी। गांव के लोग तमाशबीन बने रहे और कानून व्यवस्था को पूरी तरह से ताक पर रख दिया। पीड़ित महिला ने प्रशासन और पुलिस से गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वीडियो वायरल होने के बावजूद भी पुलिस मौन है और पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस निरीह, इस कमज़ोर महिला को न्याय क्यों नहीं मिला। ये बर्बरता की जा रही है, ये इस महिला के साथ अमानवीयता की जा रही है। ये अमानवीयता ही अपने आप में कार्रवाई के लिए काफ़ी है, जबकि उसकी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है।
अगली खबर का रुख करेंगे खबर बहराइच से, जहां उत्तर प्रदेश में 27,000 शिक्षकों को 27,000 स्कूलों को बंद किए जाने के खिलाफ आज कम्युनिस्ट पार्टी ने बहराइच कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। इसी दौरान इटावा में कथावाचक के साथ हुई बर्बरता की घटना का भी जिक्र हुआ और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग हुई। प्रदर्शनकारियों ने इसे संविधान के अनुच्छेद 15 का खुला उल्लंघन बताते हुए चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और उग्र होगा। ये मामला बहराइच कलेक्ट्रेट स्थित सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय का है, जहां दिन भर जमकर नारेबाजी और विरोध देखने को मिला। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का